कक्षा 10 गृह विज्ञान का दूसरा भाग है। तो घर पर सिलाई करने से क्या लाभ हैं? तो धन की बचत, कपड़े की बचत, समय की बचत और भी कई बचत होती हैं और अपनी रुचि के अनुसार कपड़ा सिल जाता है, जैसा अपन चाहें वैसा कपड़ा सिल जाता है। सिलाई किट क्या है? तो सिलाई करने के लिए जो भी सामग्री एक डिब्बे में आती है, उसे सिलाई किट कहते हैं। तो सिलाई किट में कौन-कौन सी सामग्री आती है? तो कैंची आती है, स्क्वेयर आता है, कैंचियाँ, मिल्टन चॉक, सुई, धागा, पेन, अंगुस्ताना, फीता आदि इस किट में आते हैं। तो मिल्टन क्लॉथ क्या है? यह नीले रंग का कपड़ा है, जो कपड़े की नाप और कटाई के सीखने में प्रयोग लिया जाता है। ये मिल्टन क्लॉथ है। अब नाप लेते समय कौन-सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? तो नाप लेते समय समतल पे खड़े जिसकी नाप लेना है और बाएँ हाथ से फीता पकड़ना चाहिए और दाएँ हाथ से नाप लेनी चाहिए। तो नाप लेते समय तो आपको पता ही होगा, वस्त्र खरीदते समय कौन-सी बातें ध्यान रखना चाहिए? तो वस्त्र खरीदते समय हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास बजट कितना है, हमारे पास पैसे कितना है, टिकाऊ वस्त्र खरीदना चाहिए, रुचि के अनुसार यानी कि जैसा हमें पसंद है, अपनी पसंद के अनुसार कपड़ा खरीदना चाहिए और जितना चाहिए उतना खरीदना चाहिए। काटते समय कौन-सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? तो कपड़े को समतल पर बिछा लेना चाहिए और मिल्टन चॉक से नाप नाप लेकर के मिल्टन चॉक से चिन्ह लगा लेने चाहिए और वहीं से कपड़ा काटना चाहिए। जल्दी-जल्दी कपड़ा नहीं काटने चाहिए। किसी से बात करते समय कपड़ा नहीं काटना चाहिए। तो ये काटते समय ध्यान रखने योग्य बात है। अब सिलते समय कौन-सी बातें ध्यान रखना चाहिए? तो सिलते समय हमें कपड़ा की क्वालिटी देखकर सिलना चाहिए। यदि कपड़ा कैसा है, सूती है, टेरिकॉट है या रेशमी है, तो इनका ध्यान रखें, तो ये भी आप पे बन जाएगा। वस्त्र धोते समय भी बन जाएगा। अब टाँके देख लेते हैं हम, टाँके कितने प्रकार के होते हैं। टाँके होते हैं कच्चा टाँका, जिसे हम अस्थायी टाँका बोलते हैं। ये रेशमी कपड़ों में लगाया जाता है। जो कच्चा टाँका है जो कच्चा टाँका है, कच्चा टाँका कपड़ों को सही फिटिंग देने के लिए सबसे पहले कच्चा टाँका लगाया जाता है, इसके बाद वस्त्र सिलते हैं। सादा टाँका, तो सादा टाँका ऊपर से नीचे के टाँकों के समान होता है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। टाँके महीन होते हैं, ये रेशमी कपड़ों के लिए लगाए जाते हैं। रनिंग टाँका, कच्चे टाँके को छोटा-छोटा बराबर बनाना रनिंग टाँका कहलाता है, जैसे आप देख सकते हैं चित्र में। बखिया टाँका ये इम्पोर्टेंट टाँका है, हाथ की बखिया उल्टी-सीधी होती है। हाथ की बखिया, जब हाथ की बखिया हम सिलते हैं कंधे के आस-पास के जो सिलते हैं, तो वहाँ बखिया टाँका लगाया जाता है। क्योंकि वहाँ से कपड़ा मुड़ना होता है, इसलिए वहाँ बखिया टाँका लगता है। जहाँ काँख और कंधे के आस-पास ये बखिया टाँके लगाए जाते हैं। तुरपाई, कपड़ों के किनारों को मोड़कर की जाने वाली हाथ से जो तुरपाई है, उसे तुरपाई कहते हैं। सुई धागा देके तुरपाई करती है, देख सकते हैं तुरपाई। अब है सिलाई के प्रकार, तो सिलाई 2 प्रकार की होती है, हाथ की सिलाई और मशीन की सिलाई। टाँके एक काज टाँके होते हैं, तो काज कैसे किए जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, काज दोहरी पट्टी के किए जाते हैं। समलेट टाँके, नेपची टाँके। नेपची टाँके क्या है? नेपची टाँके देख लीजिए, यह कच्चे टाँके के समान होता है, किंतु इसमें दोनों ओर बराबर टाँके आते हैं। पसच टाँके, तो टाँके पूरे 9 प्रकार के होते हैं, जो हमने आपको बता दिए। ये आप पढ़ लें का टाँके 9 प्रकार। ये बेबी फ्रॉक है, फ्रॉक कैसे बनाएँगे हम? तो सबसे पहले चोली की लंबाई, घेर की लंबाई, आस्तीन की लंबाई, 1 मीटर कपड़ा, 90 सेंटीमीटर पने का लगेगा। तो बेबी फ्रॉक की नाप, चेस्ट या छाती की नाप 46 सेंटीमीटर, घेर की लंबाई 22 सेंटीमीटर, कुल लंबाई 36 सेंटीमीटर, घेर की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये चित्र है, चित्र देख सकते हैं, चित्र बनाना पड़ेगा। तो चोली की नाप 1 से 2 लंबाई 11 सेंटीमीटर, 3 से 4 1 से 2 सेंटीमीटर, 1 से 3 चौड़ाई 13 सेंटीमीटर, चेस्ट की 1/4 प्लस 1.5 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर। आप देख लें ये चोली-वोली की नाप। अब ये घेर की नाप है, ये कफ वाली आस्तीन की नाप है। सिलाई करने की विधि कैसे सिलेंगे? तो पहले कंधों को चोली के कंधों को जोड़ना चाहिए। इसके बाद किनारे सिलकर आस्तीन में चुन्नट डालकर 20 सेंटीमीटर की लंबाई की पाइपिंग लगानी चाहिए। इसके बाद आस्तीन और कंधे के पास भी चुन्नटें डालकर आस्तीनों को चोली के साथ जोड़ देना चाहिए। घेर को पीछे से पूरा खुला रखें। सिलकर घेर में चुन्नट डालकर चोली के साथ जोड़ दें। पीछे गले से लेकर नीचे घेर तक बटन वाली पट्टियाँ लगानी चाहिए। घेर को नीचे से मोड़कर तुरपाई करें। अंत में गले का पाइपिंग लगाकर तुरपाई करें। तो पाक क्रिया क्या है? या भोजन पकाने का मतलब क्या है? तो पाक क्रिया का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए हम पाकशास्त्र या पाक कला के रूप में जानते हैं। यानी भोजन को पकाने की क्रिया ही पाक क्रिया कहलाती है। तो क्या है भोजन पकाने की क्रिया? तो पकाने की क्रिया की उद्देश्य क्या है? भोजन को सुपाच्य बनाना, यानी कि भोजन आसानी से पच जाए, इसलिए हम खाना पकाते हैं। भोजन स्वादिष्ट बन जाए, इसलिए हम खाना पकाते हैं। भोजन सामग्री सुंदर बन जाए, इसलिए हम खाना पकाते हैं। भोजन पदार्थ को कीटाणु मुक्त करना, यानी जब हम पकाते हैं तो गर्म तवे पर रखते हैं तो सारे कीटाणु मर जाते हैं।
भोज्य पदार्थों को संरक्षित करना, जैसे दूध को उबालकर बहुत समय तक रखे रह सकते हैं। बहुत भोजन पकाना, भोजन को सुरक्षित करना भी है। भोजन पदार्थों को विभिन्न अ, भोजन बनाना, जैसे दूध का हम खोया बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, वगैरह-वगैरह। भोजन पकाने की विधियाँ, तो जल द्वारा भोजन पकाना, जल में उबाल कर भोजन पकाना होता है। तो उबाल कर किसको पकाते हैं, जैसे आलू है, आलू, अरबी, चावल, इनको उबाल कर खाना। कम ताप पर भोजन पकाना और अब है भाप द्वारा भोजन पकाना। तो जो प्रेशर कुकर होता है, इसमें जल्दी खाना पकता है, बहुत आसान। तो क्वेश्चन ये भी आता है, सबसे जल्दी खाना किसमें पकता है? प्रेशर कुकर में। और पोषक तत्व किसमें सुरक्षित रहते हैं? तो भाप द्वारा खाना पकाने में पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। अब है वायु द्वारा खाना पकाना, तो वायु द्वारा कैसे पकाते हैं? तो भूंजना और सेंकना, ये वायु द्वारा है। गर्म वायु लगती है इसमें, तो ये खाना पक जाता है। चिकनाई द्वारा पकाना, तलकर पकाना। तलकर जैसे हम पराठे बनाते हैं और चीला बनाते हैं, ये तलने की उथली विधि है। तलने की गहरी विधि, जैसे पूड़ी बनाते हैं, कढ़ाई में तेल डालते हैं, तो ये तलने की गहरी विधि है। तो इसको जैसे आप पकाते हैं पूड़ी, पकौड़े, समोसे आदि, तलने की गहरी विधि से तैयार करते हैं। तलने की शुष्क विधि, इसमें मूँगफली भूंजना आदि आता है तलने की शुष्क। अब भोजन परोसते समय कौन-सी बात में ध्यान रखना चाहिए? तो भोजन परोसने वाले को स्वच्छ होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए। भोजन परोसने वाली गृहिणी के वस्त्र साफ होने चाहिए। भोजन प्रेम से परसना। अ, अब देख लेते हैं रोगी का भोजन। तो तरल आहार। तरल आहार ऐसा भोजन है जो तरल रूप में होता है, यानी पानी जैसा होता है। ये अतिसार 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 में दिया जाता है, उल्टी में और जी में चलाने में दिया जाता है ये आहार। कैसा होना चाहिए? तरल होता है। अब है नरम आहार। तो नरम आहार कौन-कौन से उसमें देना चाहिए? तो जब आमाशय के आंत के विकार हों, जैसे टाइफाइड, क्या होना चाहिए? टाइफाइड के रोग में इसको दिया जाता है। टाइफाइड के रोग में आहार दिया जाता है ये वाला नरम। लू लगने पर, बालक, वृद्ध, कमज़ोर व्यक्तियों को जब लू लग जाती है, तो इनका शरीर में तेज ज्वर चढ़ जाता है और बेचैनी का अनुभव होता है। तो इन्हें क्या देना चाहिए? थोड़ा-थोड़ा ठंडा पानी देते रहना चाहिए। आम का पन्ना भी इन्हें पिलाना चाहिए। रोगी को चाय-कॉफ़ी नहीं पिलाना चाहिए। रोगी को अच्छा सुपाच्य खाना देना चाहिए। अब अतिसार। अतिसार होते हैं छोटे-मोटे दस्त। अतिसार एक संक्रामक रोग है जिसमें जल तथा भोजन के माध्यम से फैलता है। इसमें रोगी को केवल तरल आधार ही भोजन के रूप में दिए जाते हैं। भोजन को रोगी को हरे पत्ते वाली सब्जियाँ दी जाती हैं। तला हुआ भोजन नहीं दिया जाता। मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं दिए जाते। मूँग की दाल, खिचड़ी, फटे दूध का पानी दिया जाता है। ऐसे जीवन रक्षक घोल भी पिलाया जाता है कि अतिसार के रोगी को फटे दूध का पानी दिया जाता है। ध्यान रख। अब पेचिश वाले रोगी को क्या दिया जाता है खाना? तो पेचिश वाले के रोगी को हल्का आहार देना चाहिए, जैसे दही, चावल की माड़, फटे दूध का पानी। इसमें ही फटे दूध का पानी देना चाहिए। साबुन, खिचड़ी, फलों का जूस, पतला दूध देना चाहिए। तो मियादी बुखार, यानी मियादी बुखार को टाइफाइड भी कहते हैं, मोती झला भी कहते हैं। 3 नाम हैं इसके टाइफाइड के। मियादी बुखार में रोगी के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो ऐसे रोगी को हमें सलाद, कच्ची सब्जियाँ, बीज वाले फल, चाय, कॉफ़ी आदि बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। रोगी को दूध, फलों का रस, जौ का पानी, अंडा आदि देना चाहिए। तो जौ का पानी देना चाहिए। टीबी के रोगियों को क्या देना चाहिए खाने के लिए? तो टीबी के रोगियों को ताज़ा भोजन, सुपाच्य भोजन देना चाहिए। मांस का शोरबा, डबल रोटी, सूप आदि भोजन में उपयोगी बहुत होते हैं। कब्ज़ का रोगी क्या है? जिसका पेट साफ़ नहीं होता है, समझो वो कब्ज़ का रोगी है। इसे भूख नहीं लगती है और ऐसे रोगी को क्या देना चाहिए? तो हरी सब्जियाँ, फल सब्जियाँ का सूप और आटे से बनी रोटियाँ तथा छिलके वाली दाल देना चाहिए ऐसे रोगी को। अब पुडिंग क्या है? पुडिंग चावल से बनाया जाता है। ये विशेष रूप से मलेरिया, इन्फ्लुएंजा आदि के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है। सामग्री: पुडिंग बनाने के लिए चावल, दूध, चीनी, इलायची आदि के पानी की आवश्यकता होती है। विधि आप देख सकते हैं, 2 बड़े चम्मच चावल के साथ पढ़ लें, वीडियो रोक करके पढ़ लें इस विधि को। सूजी की खीर कैसे बनाई जाती है? तो ये खीर खाने वाले रोगियों को खाने को दी जाती है। दाल व सब्ज़ी पानी पचना शुरू हो जाता है, ऐसी अवस्था में रोगी को सूजी दे सकते हैं। जौ का पानी क्या है? तो जौ का पानी किन-किन रोगियों को देना चाहिए? जिससे अतिसार हो और पेचिश हो। ये याद रखना, जौ का पानी 2 रोगियों को दिया जाता है, जिसको अतिसार हो और पेचिश हो। जौ का पानी तैयार करने के लिए जौ को अच्छी तरीके से धो लें पहले, फिर पानी में डालकर उसे उबलने के लिए रख दें। जब 1 तिहाई पानी बचे तो जौ का पानी तैयार है। और टोस्ट का पानी कैसे बनाएँगे? तो टोस्ट का पानी हम बनाएँगे टाइफाइड के लिए। टोस्ट फॉर टाइफाइड, ध्यान रखना, टोस्ट का पानी टाइफाइड या ज्वर के रोगियों को दिया जाता है। ये कैसे बनाया जाता है? तो डबल रोटी के टुकड़ों को आग पर सेंक लेते हैं। फिर गुलाबी होने तक किसी बर्तन में रख देते हैं। एक बर्तन में पानी उबालकर टोस्ट के टुकड़ों को डाल देते हैं। फिर पानी को छान लेते हैं। टोस्ट का पानी बनकर तैयार हो गया। अब चावल का पानी। चावल का पानी मुख्यतः हम
पेचिश और अतिसार में देते हैं। क्या में देते हैं हम? पेचिश और अतिसार में देते हैं। चावल को साफ करके फिर धो करके पानी में कुछ देर के लिए भिगो देते हैं। फिर चावल को पानी पानी डालकर आग पर रख देते हैं। जब चावल गल जाए तो उसकी आग के नीचे उतार कर उसका पानी छान लेते हैं। अब चावल का पानी तैयार हो गया। अब रोगी को पिला। अब है फटे दूध का पानी। तो फटे दूध का पानी हम प्रायः बहुत सुपाच्य होता है। यह टाइफाइड और अतिसार में दिया जाता है। फटे दूध का पानी याद रखना है इसको। अब देख लेते हैं हड्डी टूट। क्या देख लेते हैं? हड्डी टूट। हड्डी टूट या अस्थि भंजन। क्या है? अस्थि भंजन। तो अस्थि भंजन हमारे शरीर की अस्थियां कठोर होने के साथ खोखली भी होती हैं। वस्तु का जब तेज दबाव पड़ जाता है या कोई चोट लग जाती है या दुर्घटना हो जाती है तो हमारी हड्डी टूट जाती है। इस हड्डी टूट को अस्थि भंजन भी कहते हैं, अस्थि भंग भी कहते हैं और फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो अस्थि भंग भी कहते हैं और हड्डी टूट भी कहते हैं। इनको कितने नामों से जाना जाता है अस्थि भंजन को? देखो, अस्थि भंजन को हड्डी टूटना भी कहते हैं, अस्थि भंजन भी कहते हैं, अस्थि भंग भी कहते हैं और फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? तो शरीर पर इसके कारण देख लेते हैं सबसे पहले। तो शरीर पर अधिक दबाव पड़ता है तो अस्थि टूट जाती है। झटका लगने से भी अस्थि टूट सकती है, हड्डी टूट सकती है। वजन पड़ने पर भी हड्डी टूट सकती है। किसी वाहन से दुर्घटना होने पर भी हड्डी टूट सकती है। गिर जाने के कारण भी हड्डी टूट सकती है। चोट लगने पर भी हड्डी टूट सकती है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, प्रहार कर दें तो भी हड्डी टूट सकती है, अस्थि भंग हो सकती है। तो अस्थि भंग के यानी हड्डी टूटने के ये लक्षण हैं। तो लक्षण क्या है? तो जो रोगी होता है जिसकी हड्डी टूट जाती है उसको बहुत तेज पीड़ा होती है, बहुत तेज दर्द होता है। और जो हड्डी, अब जैसे हाथ की हड्डी टूट गई तो शक्तिहीन हो जाएगा, उठ बैठ नहीं पाएगा, कुछ खा पी नहीं पाएगा, मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, अंग टेढ़ा मेढ़ा सब आकृति का हो जाता है, चोटग्रस्त पर स्वतंत्र गति होने लगती है, कभी कभी हड्डी एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाती है। अब हड्डी टूट के प्रकार। प्रत्यक्ष हड्डी टूटत मतलब किसी दुर्घटना में किसी अंग की हड्डी सीधे सीधे टूट जाती है, ये है सीधे सीधे हड्डी टूट। अप्रत्यक्ष अस्थि भंजन, यदि हड्डी एक एक जगह से टूटी है तो एक खंड हड्डी कहेंगे, यदि हड्डी बहुत जगह से टूटी है तो बहुखंडी हड्डी टूट कहेंगे। इस प्रकार से हड्डी टूट के, जब किसी एक हड्डी का एक्सरा दूसरी हड्डी में धंस जाता है तो पचड़ी हड्डी टूट कहते हैं, पचड़ी अस्थि भंजन कहते हैं। टूट जाए तो क्या उपाय करने चाहिए? तो हमें मरीज को या रोगी को अस्पताल ले जाना चाहिए और अच्छे चिकित्सक यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। उस पे प्लास्टर चढ़ा देना चाहिए, घायल अंग की देखभाल करना चाहिए, टूटी हड्डी की भी देखभाल करना चाहिए। हड्डी टूटने पर घायल व्यक्ति को सीधे लेटा देना चाहिए और उंगली या एड़ी पर तक लंबी खपची बांधकर, जहाँ की हड्डी टूटी है तो लकड़ी की खपची बांधकर उसे सीधा बांध देना चाहिए। टखने पर भी इसी प्रकार की पट्टी बांध देनी चाहिए। जोड़ उतरना है कि जब कोई हड्डी जहाँ से जुड़ी है वहाँ से खिसक जाए, वह जोड़ उतरना कहलाती है। किसी दुर्घटनावश किसी झटके या किसी खिंचाव के साथ ये जोड़ उतर जाते हैं, जैसे कोहनी का, कंधे का, कूल्हे का और जबड़े का वो जोड़ उतर जाता है। तो लक्षण क्या है? लक्षण बिल्कुल सेम टू सेम अस्थि भंग जैसे हैं कि जब जोड़ उतर जाएगा तो भयंकर दर्द होगा और जहाँ का जोड़ उतर जाएगा वो अंग अपना काम नहीं करेगा, और अंग प्रभावित अंग छोटा हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा, सूजन आ जाती है और दर्द भी होता है। उपचार वही है कि आरामदायक स्थिति में पहले लेटा देना चाहिए, फिर अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रभावित अंग को आराम के लिए कुछ स्थानों पर कपड़े गद्दी रख देना चाहिए, जहाँ पर पीड़ा कम करने के लिए बर्फ़ की थैली रख देनी चाहिए। चोट वाले स्थान पर कपड़ा कस देना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि प्रभावित अंग में खून ना बंद हो जाए, ये इस तरीके से कपड़ा बांध देना चाहिए। अब समझ लेते हैं मोच क्या है। मोच क्या है? जैसे मोच होता है मांसपेशियों में खिंचाव, तो ये आ जाता है कि मोच क्या है? तो मोचे स्नायु में खिंचाव। क्या है? स्नायु में खिंचाव। काय में? स्नायु में खिंचाव। ध्यान रखना है इस बात को। तो ऊंचे नीचे स्थान पर जैसे हम चलते हैं तो झटका लग जाता है तो हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं। तो मोच आना क्या है? मांसपेशियों का खिंचाव, स्नायुओं का खिंचाव। मांसपेशी कहते हैं, स्नायु भी कहते हैं इसे। तो हमारे शरीर में या पैर हाथ में मोच आ जाती है, जिससे लक्षण वही है कि सूजन आ जाती है, दर्द होता है, रंग नीला पड़ जाता है। मोच प्रभावांग शिथिल हो जाता है, जहाँ मोच आ जाती है, मोच मतलब मरोड़ आ जाती है। तो मोच आने पर क्या उपचार करना चाहिए? मोच आने पर बैंडेज से बांध देना चाहिए, ठंडे पानी की पट्टी बांध देनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए और मोच आते ही रोगी के पहने जूते सैंडल तुरंत उतार देने चाहिए। अब व्यायाम से श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यायाम करने से श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्यायाम से हमारा शरीर चुस्ती और फुर्ती रहती है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में ताकत आती है। व्यायाम से हमारा शरीर हल्का रहता है। व्यायाम से हमारा खून तेज दौड़ता है। व्यायाम से हमें
को भूख लगती है। कृत्रिम श्वसन क्या है अब? कृत्रिम श्वसन है जब किसी कारणवश या किसी रोग के कारण हमारे फेफड़ों में वायु यानी बाहर की वायु नहीं जा पाती है, तो इसे उसके लिए हमें दम घुटने लगता है। क्या घुटने लगता है? दम। तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता हो जाती है। तो फेफड़ों में आवा हवा का आना-जाना रुक जाए, उस स्थिति में हमें कृत्रिम श्वसन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो दम घुटना, पानी में डूबने से भी दम घुटता है और फेफड़ों में जल प्रवेश कर जाने से भी दम घुटता है, और कोई विषैली चीज़ गैसें भी हमारी दम को घोंटते हैं। अब श्वसन की क्रियाविधि, तो सेफर्स क्रियाविधि है। सेफर्स मतलब सपरना, सपरना मतलब नहाना। नहाना, सब सपरते हैं और डूब जाते हैं पानी में, तो हम सेफर्स विधि का प्रयोग करते हैं उसका पानी निकालने में। तो कैसे करते हैं ये आप देख लेते हैं। ये दुर्घटनावश पानी में डूब गया था, इसका यहाँ दबा रहा है तो इसका पानी निकल जाएगा। जो ये पानी में डूबने के लिए ये विधि में आती है, तो इसको कहते हैं औंधा लेटाकर मुँह की ओर, मुँह नीचे की तरफ कर देना चाहिए। नाक मुँह इत्यादि अच्छी तरीके से साफ कर लें ताकि हवा आने जाने में। और दूसरी विधि है सिल्वेस्टर विधि। दूसरी विधि है सिल्वेस्टर विधि। ये इसमें जब रोगी बेहोश हो जाता है तो ये तब प्रयोग की जाती है सिल्वेस्टर विधि। तो सिल्वेस्टर विधि का भी आप चित्र देख सकते हैं। सिल्वेस्टर में 2 लोगों का होना आवश्यक होता है। तो सिल्वेस्टर विधि की ये सावधानियाँ हैं, आप पढ़ लें। और फिर आती है लावार्ड विधि। लावार्ड विधि में क्या होता है, जब शेफर्ड विधि और सिल्वेस्टर विधि कार्य नहीं करती है तो इस स्थिति में लावार्ड विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये जान बचाने के लिए करते हैं। जब लावार्ड विधि तब प्रयोग करते हैं तब छाती की हड्डी या पसली टूट जाती है, तब लावार्ड विधि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से तो ये लावार्ड विधि है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को वस्त्र ढीले करके करवट से लेटा देना चाहिए। चिकित्सक को समीप एक और अपने घुटने के सहारे बैठकर रोगी की नाक, मुंह इत्यादि भली भांति साफ कर लेना चाहिए। तो चाहे जो भी विधि हो, ये आपको लिखना ही लिखना है। यदि कोई विधि आए लिखने के लिए तो ये तो लिखना है। लावार्ड विधि की सावधानियां हैं। अब स्पंज क्या है? स्पंज शरीर की सफाई करने का एक दूसरा उपाय है। कुछ परिस्थिति में रोगी स्नान करने योग्य नहीं होता है, इसलिए उससे ये शुष्क स्नान करवाते हैं। स्पंज क्या है? शुष्क स्नान है। इसमें क्या करते हैं, एक साफ तौलिया लेते हैं, एक टब लेते हैं, और इसमें गर्म स्नान, ठंडे स्नान, कई तरह के स्नान होते हैं। तो ये इतनी सामग्री लेते हैं स्नान कराते समय। तो स्नान कराने की विधियाँ ये हैं। गर्म पानी स्पंज, जब जब पानी को गर्म कर लेते हैं, उसमें एक साफ तौलिया डालते हैं, उसको भिगोकर फिर बाहर ही निचोड़ लेते हैं, या फिर रोगी को पूरी तरीके से पोंछा जाता है। जैसे हम घर में पोंछा लगाते हैं, उसे रोगी को पोंछा जाता है। अगर साबुन लगाना हो रोगी को तो उस तौलिए में ही साबुन लगा लेते हैं और तौलिए से रोगी के शरीर में पोंछ देते हैं। चेहरा, सबसे पहले चेहरा पोंछते हैं, बाँह, गर्दन, ऐसे धीरे-धीरे ऐसे आप लिख देना बस। ठंडे पानी के साथ जब रोगी को ठंडे पानी से नहलवाना हो तो भी यही करते हैं कि एक तौलिया लेते हैं, ठंडा पानी एक बाल्टी में डालते हैं, फिर तौलिया को उसमें डुबाते हैं, तौलिया को निचोड़ करके फिर रोगी के कपड़े को उतार करके कंबल से ढक दिए जाते हैं, तौलिया को भली भांति निचोड़ कर रोगी के शरीर पर फैलाकर ढक दिया जाता है। तौलिया थोड़ी देर में गर्म हो जाती है और फिर उसी प्रकार से ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़कर ये क्रिया बार-बार करते हैं। ये क्रिया जब तक अपनाई जाती है जब तक शरीर के ताप समान ना हो जाए। यदि ठंडे पानी की स्पंज जब कराते हैं, जब रोगी का शरीर गर्म हो जाता है, गर्म होता है तभी बार-बार ठंडी तौलिया डाल कर के उसे कंबल से ओढ़ा देते हैं, और तौलिया गर्म होती है तो फिर निकाल लेते हैं, फिर निचो के फिर ठंडी करके फिर उस पे डाल देते हैं, फिर रोगी को कंबल से ओढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से ये स्नान करवाया जाता है। ये पढ़ लें आप। अब गर्म सेंक क्या है? जब किसी रोगी के शरीर का कोई अंग अतिरिक्त ताप या ऊष्मा पहुँचाने की क्रिया को गर्म साँप शरीर के किसी रोगग्रस्त भाग या अंग को अतिरिक्त ताप या ऊष्मा पहुँचाने की क्रिया को गर्म सेंक कहते हैं। यदि किसी अंग को गर्म रखना है, जैसे फोड़ा है, फोड़े को भी गर्म सेंक दी जाती है। कोई दर्द होता है, कहीं सूजन है तो भी गर्म सेंक दी जाती है। तो इस तरीके से हम गर्म सेंक देते हैं। तो गर्म सेंक कितने प्रकार से देते हैं? गर्म जैसे पानी में मतलब बोतल में गर्म पानी रख दिया और सेंकने लगे। तो जहाँ दर्द हो वहीं हम सेंकते हैं गर्म पानी। अब बफारा लेना क्या है? तो बफारा लेना गर्म सेंक लेने की एक बफारा विधि भी है। क्या करते हैं, जैसे हमें जुकाम हो जाता है तो हम किसी भगोने में जल को उबालने के लिए चूल्हे पर या किसी गैस पर रख देते हैं। उसमें हम विक्स डालते हैं, चारों तरफ से तौलिया ढक करके, मुँह खोलकर, नाक खोल करके उसको तेज़-तेज़ साँसें अंदर लेते हैं। तो ये होता है बफारा लेना। इसमें क्या होता है, जैसे जुकाम खाँसी हो जाए तो मेकअप लगाया हो, मेकअप को उतारना हो तो भी ये हम बफारा ले सकते हैं। अब पुलटिस द्वारा कैसे सेंकते? पुलटिस ये गर्म सेंक की एक विधि है। इसमें क्या करते हैं, गम या चोट या मोच के स्थान पर पीड़ा कम होने के लिए या सूजन कम होने में ये पुलटिस का सेंक
फ़ायदे देती है। कई बार फोड़े फुंसिया समय से नहीं पकते हैं तो भयंकर पीड़ा होती है, इनको पकाने के लिए हम ये पुलटिस बाँधे, पुलटिस को कहते हैं कुचैया, कुचैया कहते हैं पुलटिस को। तो प्याज़ की पुलटिस, नीम की पुलटिस, कई तरीके की पुलटिस होती है। सबसे पहले देख लेते हैं अलसी की पुलटिस। यह पुलटिस त्वचा को मुलायम करने के लिए या किसी अंग को सेंकने के लिए की जाती है। तो प्याज़ की पहले कुचैया कर लेते हैं, फिर वो उसे बाँध देते हैं जहाँ सूजन-वूजन हो, गरम करके। बस ऐसे ही बना के यही तो अलसी की पुलटिस है। फिर इसके बाद ये उसकी विधि है। अब गुड़ की पोल्टिस है, प्याज़ की पोल्टिस, तो प्याज़ की पोल्टिस को चल करके घाव पर लगाने से घाव शीघ्र ठीक हो जाता है। इसके लिए प्याज़, नमक, 2 चम्मच सरसों, अलसी के तेल की आवश्यकता होती है। आटे की पोल्टिस, इसका उपयोग आँखों में तकलीफ होने पर तथा फोड़े-फुंसी को पकाकर पस या मवाद निकालने में होता है, आटे की पोल्टिस। अब नीम की पोल्टिस, इसका उपयोग घायल अंगों को शीघ्र भरने के लिए किया जाता है, नीम की पोल्टिस। तो सीधी-सीधी बात, नीम की पत्तियों को बाँट लिया, कुचल दिया और बस तेल और नमक में उसको लगा दिया। इस तरीके से नीम की पोल्टिस बनाई जाती है, पढ़ लें आप। गर्म सेक के लिए बर्फ की टोपी या थैली। तो रोगी को यदि रक्तस्राव होता है, यदि उसका खून निकलता है, सूजन आ जाती है या सूजन को तेज बुखार को कम करना होता है, तब हम ठंडी सेक यानी बर्फ को कपड़े में लपेट करके नमक मिला करके, बर्फ में नमक इसलिए मिलाया जाता है कि बर्फ घुले ना, तो हम कपड़े में लपेट करके रोगी की सेकाई करते हैं बर्फ की टोपी से। यह है ठंडी सेक। अब है रोगी का तापक्रम। तो रोगी का तापक्रम थर्मामीटर द्वारा लिया जाता है। तो थर्मामीटर एक कांच की नली होती है जिसमें पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? तो पारा भरा होता है और कई चिन्ह लगे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें सामान्यतः कितना तापमान रहता है? 95 डिग्री एफ फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक चिन्ह लगे होते हैं। तो ये कभी आ सकता है कि इसका तापमान कितना होता है? तो इसका 95 से 110 फ़ारेनहाइट होता है और 35 डिग्री से 43 डिग्री तक सेल्सियस, यानी कि सी में चिन्ह लगे होते हैं। ये एफ में लगे होते हैं, ये सी में लगे होते हैं ये चिन्ह। मीटर का चित्र है, तो ये देख लें, 95 से 110 तक एफ लिखा हुआ है और ये रेक्टल है जो फर्मियम में होता है। तो ये रेक्टल थर्मामीटर है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। थर्मामीटर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, थर्मामीटर 2। इस प्रकार से हमारा वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद। इसे 35 नंबर का पूरा फँसेगा।